So this is lecture 6 for polity. We'll begin with the topic of President of India, and it's very important. You will get definite question from the President of India section. Okay. So President of India is the head of the government. So all the decisions are taken in his name. Okay. He is head of the state. Okay. So if there is a question, who among the following is head of the state, the answer is President of India. Okay. But he is the nominal head of the state. He is the nominal head. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए who is the head of the state, तो आंसर is President of India. But he is the nominal head. ठीक है. As per law, he is the head. So he is known as de jure. As per law, he is the head. So he is known as de jure head. ठीक है. Nominal head. ठीक है. But the real power lies in the hand of Prime Minister of India. The real power is in the hand of Prime Minister of India. So Prime Minister of India is known as de facto. By fact, he is the head. De facto head. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर क्वेश्चन आता है who is the de facto head of the state, then the answer is Prime Minister of India. अगर क्वेश्चन आता है who is the head of the state, then it is President of India at all circumstances. ठीक है. President of India is integral part of Parliament. Parliament comprises of President of India, लोकसभा एंड राज्यसभा. आप सोचोगे सर बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा और उसमें से कुछ महान लोग होंगे जो ये गलत करके आ जाएंगे. आपको गलती नहीं करनी है. क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा. और इसे पीएम लिखा है मैंने, हैव आई रिटन पीएम कंप्राइजेस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं ना, तो वहां पे पीएम का आंसर नहीं देना है. यहाँ पे मैंने लिखा है गवर्नर, नहीं ना, तो गवर्नर आंसर नहीं देना है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने लिखा है, नहीं ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आंसर नहीं देना है. आंसर क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. दैट्स इट. ज्यादा इसमें अपने मन से निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा. आई नो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग इट. ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन होना चाहिए. क्वालिफिकेशन. So what is the qualification to become president of India? पहला क्वालिफिकेशन है he must be the citizen of India. He must be the citizen of India. दूसरा, he must have completed 35 years of age. 35 साल का हो जाना चाहिए. And he must be qualified to become member of, must be qualified to become member of Lok Sabha. ठीक है. इतना इनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है. अब इसका इलेक्शन का प्रोसेस क्या है. ठीक है. तो
President of India is elected through electoral college. Elected through electoral college. ठीक है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोटर्स होते हैं? तो दे आर द लॉ मेकर एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। ठीक है। दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज मेड अप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं इसके कॉलेज के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ऑफ द लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है तो उसके मेंबर इसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं। काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट। ठीक है। क्या मैंने बोला है? इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। तो राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड है वो पार्ट होते हैं क्या इलेक्शन के? नो, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स आर पार्ट ऑफ द। ठीक है। तो अगर अभी हम देखें तो लोकसभा में कितने सीट हैं? 543 सीट है। राज्यसभा में कितने सीट हैं? 245 माइनस 12, तो 233 सीट्स है। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने एमएलए होंगे पूरे भारत में? 4000 के लगभग एमएलए होंगे। ठीक है। 4000 एमएलए। जब रामनाथ कोविंद का इलेक्शन हुआ था तो उस समय थे 412 एमएलए। ठीक है। इसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें इंक्लूडेड रहते हैं लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, along with all the states. Kindly make note of it. They may ask you, are the legislative assembly member of Delhi and Puducherry are included in electoral college for the election of president of India? तो आंसर इज यस। ठीक है। ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो होता है, दिस इंटायर इलेक्शन प्रोसेस, ये किसके अंडर होता है? ओवरसीन बाय, इट इज ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अभी जो इलेक्शन कमीशन है इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पता है आपको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ये केरला काडर के हैं, आईएएस ऑफिसर ऑफ केरला काडर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके एग्जाम्स में जो एमसीक्यू वाले बेस्ड एग्जाम है उसमें आ सकता है, तो काइंडली रिमेंबर इट। ठीक है। अब बिफोर वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर मस्ट बी नॉमिनेशन स्टेज। नॉमिनेशन स्टेज में क्या होता है? द कैंडिडेट हु इंटेंड्स टू गेट इलेक्टेड नॉमिनेट हिमसेल्फ फॉर दिस इलेक्शन। तो जो कैंडिडेट होता है उसके नॉमिनेशन पेपर में 50 प्रपोजल साइन रहते हैं और 50 सेकेंडर जो सेकेंड करते हैं उनके नॉमिनेशन को।
ठीक है। अब ये 50 प्रपोजर और सेकेंडर कौन होने चाहिए? दे मस्ट बी एनी वन बिलोंगिंग टू द इलेक्टोरल कॉलेज, दे मस्ट बिलोंग टू द electoral college which is going to elect the president of India. They must be members of electoral college. अब ये जो नॉमिनेशन मैंने आपको बताया 50 प्रपोजर एंड सेकेंडर, ठीक है, ये हमेशा से नहीं था। ठीक है, ये 1974 में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया issued a notification which said that in order to nominate yourself for the election of president of India, you must get nomination proposed by 50%, those who are member of electoral college, and 50% as seconder, they must be member of electoral college who is going to elect the president of India. ठीक है, अब इसमें एक कैच भी है। ठीक है, ये जो प्रपोजर और सेकेंडर है ना, दे कैनॉट प्रपोज द सेकेंड नॉमिनेशन। मतलब एक पर्सन का अगर ये लोग प्रपोजर और सेकेंडर हो गया तो दे कैनॉट प्रपोज और सेकेंड द नॉमिनेशन ऑफ अदर कैंडिडेट। दैट मीन्स all the elector, all the proposer and seconders can nominate only one candidate। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गई। अब जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो जो इलेक्शन होता है इट इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, देखो, जब एक एमएलए या एमपी वोट करता है ना, तो इसके वोट को एक वोट कैलकुलेट नहीं करते। इट इज नॉट कैलकुलेटेड एज वन वोट। ठीक है, इट इज नॉट कैलकुलेटेड एज वन वोट। देर इज सर्टेन वैल्यू अटैच टू दिस वोट्स। देर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू अटैच टू दिस वोट्स। ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, ये राज्यसभा और लोकसभा के होते हैं। ओके, ठीक है, तो इनका टोटल वोट एक तरफ। ठीक है, सारे स्टेट के एमएलए का वोट एक तरफ। मतलब मामला बराबरी का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई बेनिफिट है। ठीक है, सारे स्टेट के एमएलए 4000 एमएलए एक तरफ। ठीक है, इधर 233 प्लस 543 एक तरफ। ठीक है, तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का एक वैल्यू है। तत्काल में मान के चलिए इनका फिक्स वैल्यू है 708। तो 708 इंटू
7, इसको ऐड करो, कितना आता है? 776। ठीक है, ये वैल्यू है राज्यसभा और लोकसभा के एमएलए के टोटल वोट का। सो दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द टोटल वोट ऑफ 4000 एमएलएज। ठीक है, ये जो एमएलएज हैं इनके वोट को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसके लिए सेंसस 1917, ठीक है, को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब सेंसस 1971 के सेंसस से क्या लिया जाता है? तो 1971 के सेंसस को उठाया जाता है। ठीक है, फिर स्टेट के पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएज। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1/1000, दैट मीन्स इट इज फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, इट हैज द हाइएस्ट पॉपुलेशन। उसको डिवाइड कर दिया गया टोटल नंबर ऑफ एमएलए और 1000 कर दिया गया। तो यूपी के हर एमएलए के वोट का वैल्यू है 208। यूपीज एमएलए। ठीक है, मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र के हर एमएलए के वोट का वैल्यू है 175। अरुणाचल प्रदेश के हर एमएलए के वोट का वैल्यू है 8। ठीक है, ठीक। अब जितना आपका वोट पोल करेंगे 4000 एमएलए और उनका रिस्पेक्टिव जो है, ठीक है, वो वैल्यू ऐड हो जाएगा along with टोटल नंबर ऑफ एमपी 776 इंटू 708। ठीक है, और ये भी लगभग उतना ही आएगा जितना टोटल एमएलएज हैं, 4 के एमएलएज और रिस्पेक्टिव स्टेट का जो उनका वोट वैल्यू है। ठीक है, ज्यादा का अंतर नहीं है। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आता है 5,60,000 के लगभग। ठीक है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का आता है 5,50,000 के लगभग। ठीक है, वोट का वैल्यू। ठीक है, इस दोनों का जो ऐड करके हाफ से ज्यादा वोट सिक्योर करना होता है टू इलेक्ट द ½ + 1। ठीक है, इतना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो बनता है, पहले, सॉरी, नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर शुड बिकम elected to become president of India. So how much vote he must secure? He must secure 50% of the total vote casts. Total vote cast plus one, plus one. ठीक है, यहां पे क्या होता है कि जो वोटर्स हैं, ठीक है, दे राइट द नेम ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बैलेट पेपर, राइट द नेम ऑफ कैंडिडेट्स on the ballot paper in order of preference, in order of
प्रेफरेंस। ठीक है, तो पहले जो नॉमिनेटेड मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल कौन लोग लड़ रहे थे? द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट कौन लड़ रहे थे, याद है? यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू लड़ रही थी, उसके अगेंस्ट कौन लड़ रहे थे? एनी आइडिया हु कंटेस्टेड अगेंस्ट द्रौपदी मुर्मू? चलो, कोई एक्स वाई जेड अपोजिशन का कैंडिडेट था। ठीक है, तो पहले नाम इनका डाल दिया, दूसरा इसका डाल दिया। ये तब तक काउंटिंग चलेगा जब तक कोटा नंबर ऑफ वोट अचीव ना कर ले, 50% प्लस वन ऑफ द टोटल वोट कास्ट। तो इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट डिपेंड्स ऑन सिक्योरिंग द कोटा नंबर ऑफ वोट। व्हाट इज द कोटा नंबर ऑफ वोट? 50% ऑफ द टोटल वोट कास्ट प्लस वन। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे होता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। टर्म क्या होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस? टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, इट इज ऑफ 5 years। ठीक है, एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर or her tenure, is the president eligible for re-election? Yes, re-election। इसके ऊपर क्या कोई लिमिट है? देर इज नो सच लिमिट। ठीक है, दूसरा, इन केस ही रिजाइन्स बिफोर 5 years। ठीक है, ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन। अच्छा, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। He will submit his resignation to Vice President of India. So during his resignation, when he has resigned and no one has become the President of India, so Vice President of India will act as acting President. And even when he is acting President, he is given oath. Oath दिया जाता है by Chief Justice of India. ठीक है, यहां पर भी President once elected is given oath by Chief Justice of India. मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीमार हैं, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक है, वन थिंग मोर, दैट परमानेंट वैकेंसी कैन ऑकर इन द ऑफिस। एक तो इन्होंने रिजिग्नेशन दिया, दूसरा डेथ। अगर इनका डेथ हो जाए तो कौन बनेगा? अगेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाउ लॉन्ग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अंटिल द वैकेंसी इज फिल्ड। ठीक, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी डेथ हो गया है। ठीक है, तब क्या होगा? 1969 में एक एक्ट बना था। ठीक है, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट। इस एक्ट का नाम था डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट। अंडर दिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
will act as president. अब जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्राइम प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, इन दैट केस सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, देखो, एक तो वो रिजाइन करेंगे, एक तो उनका डेथ होगा। उनको इम्पीच भी किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। ठीक है, why should he be impeached? Just in case he has violated the constitution of India. He is impeached for the violation of constitution of India. ठीक है, it is given in article 61. ठीक है, it is given in article 61, but nowhere in the constitution of India violation of constitution is defined. He can be impeached for the violation of constitution of India, but nowhere in constitution of India violation of constitution is defined। ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। किसी को कोई डाउट अभी तक मेरे पढ़ाते हुए तो काइंडली लेट मी नो। यहां तक बहुत सीक्वेंस में पढ़ाया है, और आप लोग इसको 2-3 बार देखना। ठीक है, अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? आपको क्वेश्चन आएंगे, इससे जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा से नहीं आएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ impeachment? Is the process of impeachment? ठीक है, देखो, पहले इम्पीच करने के लिए एक रिजोल्यूशन साइन किया जाता है। रिजोल्यूशन इज साइंड and this resolution should have signature of not less than 1/4 of the total membership। टोटल मेंबरशिप, तो टोटल मेंबरशिप किसका? जिस हाउस में इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया है। ठीक है, इन द हाउस, membership of the house where the impeachment process is initiated, where the impeachment process is initiated। It can get initiated in either of the house। ठीक है, can be initiated in आइदर ऑफ द हाउस। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट में आइदर ऑफ द हाउस नहीं होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट में आइदर ऑफ द हाउस होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन यहां से आ जाता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस से। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, क्या इसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट कर सकते हैं
लोकसभा या राज्यसभा के, तो यस, दे कैन पार्टिसिपेट। ठीक है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो रिजोल्यूशन को साइन करके इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद 14 दिन का रिटर्न नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को इन राइटिंग। 14 डे नोटिस, 14 डे नोटिस टू द प्रेसिडेंट इन राइटिंग बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस रिजोल्यूशन। ठीक है। ठीक है। दिस रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय मेजोरिटी। जो मेजोरिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ये बहुत बड़ा प्रोविजन है, आराम से नहीं हो सकता। ठीक है। तो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, वैकेंसी नहीं बोल रहा है। ठीक है। हमारा कितना है लोकसभा में मेंबरशिप? 550। ठीक है। पहले 552 होता था, 2020 के बाद दो जो था एंग्लो इंडियन वाला वो डन अवे कर दिया गया। तो इसका 2/3 होना चाहिए। मान लो टोटल एमपी जो अभी हैं वो 540 ही है, 3 मर गए हैं, 7 वेकेंट है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। 540 क्या है? टोटल मेंबरशिप है, सॉरी टोटल वैकेंसी है। ठीक है। 10 सीट गायब है, उससे कोई लेना देना नहीं है। टोटल मेंबरशिप 550 का 2/3 होगा। ठीक है। तभी जाकर के ये रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। ठीक है। जब ये रिजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है, तब ये अदर हाउस में जाएगा। अदर हाउस इन्वेस्टिगेट करेगी, विल इन्वेस्टिगेट द चार्ज। अगर उनको सही लगेगा, देन दे विल पुट दिस रिजोल्यूशन फॉर वोटिंग। अगेन दिस रिजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड by not less than 2/3 total membership, sorry, 2/3 of the majority of membership, of the majority of membership, जितना मेंबर्स हैं उसका मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप। ठीक है। यहाँ पे टोटल मेंबरशिप नहीं है, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप। ठीक है। ऑफ दैट हाउस। वंस दिस इज डन, द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव्ड, स्टैंड रिमूव। ठीक है। अब एक सवाल है, क्या इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट? नो। सिर्फ इलेक्शन के समय उनका रोल है। ड्यूरिंग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दे हैव नो रोल टू प्ले। ठीक है। दूसरा, क्या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में रोल प्ले करते हैं? यस, दे प्ले रोल इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बट दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। समझ में आया या नहीं? इसी से क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये जो वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा, कल का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग के साथ लिंक शेयर नहीं किया हूं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। दूसरा, अब आपको एग्जामिनेशन में पॉसिबल क्वेश्चंस कहां से आते हैं वो देखो। ठीक है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होते हैं जो डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट से। ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपको क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेट पीसीएस में।
These council of ministers are appointed by the advice of the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. दूसरा होता है अटर्नी जनरल. ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर. ठीक है. ये अटर्नी जनरल को ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, और जब भी गवर्नमेंट का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, हु इज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो प्रेजेंट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमानी है. हमको लगता है जनवरी में अपॉइंट हुए हैं. ठीक है. आर वेंकट रमानी है. दूसरा क्वेश्चन आता है आपको, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ये भी अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये कौन है? ये है संजय के मूर्ति. ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट ही है, 1 साल के लगभग का अपॉइंटमेंट है. देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही अपॉइंट होते हैं. ठीक है. फिर है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर. चीफ इलेक्शन अभी फरवरी में अपॉइंट हुए हैं. हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? केरला काडर क्या है, जल्दी बताइए. अभी मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त भी बोला. क्या नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? फरवरी में अपॉइंट हुए हैं. ज्ञानेश कुमार. काइंडली टेक नोट ऑफ दीज थिंग्स. दीज थिंग्स कम इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है. फिर कौन अपॉइंट होता है? फाइनेंस कमीशन का हेड. फाइनेंस फाइनेंस कमीशन का काम क्या है जी? फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला बताता है, जो टैक्सेस स्टेट और सेंटर, जो टैक्सेस सेंटर अप्रोप्रिएट करता है, वो फॉर्मूला बताता है कि ये टैक्स का शेयरिंग क्या होगा, कितना परसेंट सेंटर को मिलेगा और कितना परसेंट स्टेट को मिलेगा और कितना परसेंट स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट को भी मिलेगा. स्पेशल स्टेटस. तो स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट कौन से हैं? जिनका टफ टेरेन है. टफ टेरेन. जिनका बॉर्डर एरिया है, बॉर्डरिंग एरिया. ठीक है. ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट नहीं था, सॉरी जब यूनियन टेरिटरी नहीं था, तब था हिमाचल प्रदेश था, उत्तराखंड था, नॉर्थ ईस्ट का सारा जो स्टेट है वो था. बॉर्डरिंग एरिया में यूपी बिहार आते हैं नेपाल से, लेकिन उनको नहीं मिला था क्योंकि उनका टफ टेरेन नहीं था. और भी क्राइटेरिया है. ठीक है. लेकिन आपको समझाने के लिए, बस याद रखने के लिए, ये है स्पेशल स्टेटस किसको मिला है. ठीक है. तो फाइनेंस कमीशन अभी हमको लगता है 16th बन चुका है 2003 में. इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं अरविंद पनगड़िया. पहले नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन थे. नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? अरे नीति आयोग का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर. तो इतना घबराना क्या है. ठीक है. दूसरा, जो गवर्नर्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. ठीक है. अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अबाउट द वीटो पावर. ठीक है. ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
इनके पास वीटो पावर होते हैं, ठीक है। इनके वीटो पावर तीन तरह के होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो, और पॉकेट वीटो। लेट्स बिगिन विथ पॉकेट वीटो, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है ना, कि ना तो प्रेसिडेंट हाँ बोलता है ना तो ना बोलता है, ही कीप्स द बिल पेंडिंग। बिल पेंडिंग, बजट में वो पेंडिंग में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उनको एक्सेप्ट करना ही होता है, हाँ या ना का सवाल नहीं होता है, बिकॉज बजट हैज बीन पास, दैट मींस द गवर्नमेंट इज एंजॉयिंग द मेजोरिटी। तो बिल इज पेंडिंग। जो पेंडिंग होता है इसका कोई डिफिनिट टाइम नहीं होता है, इट इज इनडेफिनिट, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, नो पॉकेट वीटो कैन बी एक्सरसाइज्ड इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नो पॉकेट वीटो कैन बी एक्सरसाइज्ड इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। पास हो गया है तो उनको चुपचाप दे देना होता है, ठीक है। पॉकेट वीटो नहीं कर सकते हैं वो, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, इफ देर इज सर्टेन बिल which has been passed by the parliament, the president may return the bill for reconsideration. रिकंसिडरेशन, अब इसमें एक इशू है, अगर उन्होंने रिकंसिडरेशन करने के लिए बिल वापस भेजा और पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया विदाउट एनी अमेंडमेंट विथ सिंपल मेजॉरिटी, देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑब्लाइज्ड टू गिव द एसेंट। कोई पॉकेट वीटो नहीं होगा इसमें, ठीक है। रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद पार्लियामेंट वापस पास कर दिया विदाउट एनी अमेंडमेंट, जो चीज बोला था रिकंसिडर करने के लिए उसको कुछ रिकंसिडर नहीं किया, डायरेक्ट पास कर दिया, देन ही इज ऑब्लाइज टू गिव द एसेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो है ना, ये आपका प्राइवेट मेंबर बिल में ही हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल। दैट मीन्स द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट बाय ए प्राइवेट मेंबर, ठीक है। दूसरा एक कंडीशन में हो सकता है, व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस, कैबिनेट रिजाइन कर दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, बट दे हैव ऑलरेडी पास्ड ए बिल, पास किया बिल को और रिजाइन कर दिया, ठीक है, दे रिजाइन, ठीक है। बिफोर द प्रेसिडेंट गेव द एसेंट, तो न्यू कैबिनेट आएगा, ठीक है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वो अगर एडवाइस दिया कि इस बिल को पास मत कीजिए, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे नॉट गिव एसेंट, एसेंट, देन ही कैन एक्सरसाइज हिज एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। यही तीन कंडीशन है और आपको क्वेश्चन इसी तीन कंडीशन से आएगा। मैं अभी तुरंत पिछला वाला लिंक आपको अभी तुरंत दे देता हूं और अभी तुरंत इसको अपलोड कर देता हूं। इसके बाद आप इसका नोट्स बनाइए, दो तीन बार देखिए, और एग्जामिनेशन में डेफिनेट क्वेश्चन है, यू विल क्लियर दिस एग्जाम यूजिंग दिस वीडियो, ठीक है।